हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मॉड्यूल ई के लास्ट चैप्टर के बारे में, दैट्स रिलेटेड टू आरबीआईए, दैट इज अ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट ओवर देयर। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरेटिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, सो जरूर गो थ्रू करना है इस वीडियो को एंड तक। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर देयर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड अगर आपने अभी तक लर्निंग सेशंस को फॉलो नहीं किया है, फटाफट से फॉलो कर लेना। एंड फर्दर हमारी वेबसाइट iibf.info के ऊपर आपको ए टू जेड सारी की सारी चीजें मिलने वाली हैं। आपको आईबीएफ का कैलकुलेटर मिल जाएगा, जहां पर आपको ऑफिशियल एग्जाम से रिलेटेड आपने कौन से एग्जाम्स के लिए कर लिए हैं, कौन से पेंडिंग है, कौन से अटेम्प्ट तक पेंडिंग रहेंगे, वो सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। एंड मोर ओवर, इफ यू वांट टू गेट द फ्री पीडीएफ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ सीआईबी, यू कैन गेट अ लुक एट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट ओवर देयर। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर। So it's related to risk based internal audit over there. तो internal auditing एक्चुअल में होती क्या है कि आपके पास इंटरनली एक इंडिपेंडेंट यहां पर फंक्शन है, जिसके थ्रू जो भी चीजें आप कर रहे हो, यानी कि जो भी प्रोसेसेस प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो, क्या आप इन चीजों को सही मायने में फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उन चीजों को चेक करने का काम जो होता है वो इंटरनल ऑडिटिंग के थ्रू होता है। यानी कि आप यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के जो यहां पर ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या वो सिस्टमैटिक मैनर में डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ आप फॉलो कर रहे हो, उनको देखते हो, उनको इवेल्युएट करते हो, एंड फर्दर अगर गलती होती है उसको इंप्रूव करते हो, एंड फर्दर आप रिस्क मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस देखते हो। मेन फंडा क्या है कि आपने अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, वो चीज है। अब उनको अचीव करते हुए आपने रिस्क को भी मैनेज करना है। तो क्या आप रिस्क को मैनेज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, जो प्रोसीजरल गाइडलाइंस इनको फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, दैट्स मेन फंडा रिलेटेड टू इट। एंड साथ ही साथ इंटरनल ऑडिट यहाँ पर डायरेक्टर्स की ऑफिसर्स को यहाँ पर हेल्प भी करती है इस चीज को पता लगाने के लिए क्या हमारे पास जो कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम एक्चुअली क्या होता है, आपके पास जो इंटरनल कंट्रोल्स है, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं रिस्क को यहां पर प्रिवेंट करने के लिए, क्या वो कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, क्या आप अप्रोप्रिएटली यहां पर इनको फॉलो कर रहे हो, एक तो ये चीज होगी। एंड फर्दर क्या ये जो कंट्रोल सिस्टम है, जो कंट्रोल सिस्टम आपने यहां पर बना रखे हैं इफेक्टिव मैनेज के लिए, क्या ये कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिवली यहां पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके रिलेटेड यहां पर ये चीज रहती है। उसको चेक करने के लिए जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम है वो काफी ज्यादा आपको हेल्प आउट करता है। तो बोर्ड और डायरेक्टर्स, सीनियर मैनेजमेंट जो होते हैं वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सो एज टू एंश्योर कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो इफेक्टिवली यहां पर कामकाज करते रहे, राइट। फर्दर रिलेटेड टू की जो इंटरनल ऑडिट है वो आपको एक सिस्टमैटिक वे प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इफेक्टिवनेस चेक करती हैं रिस्क मैनेजमेंट की एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसेस के रिलेटेड। एंड इंटरनल ऑडिट का जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसमें काफी ज्यादा कंसेप्ट शामिल है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिलेटेड टू इंटरनल ऑडिटिंग, यानी कि इंटरनल ऑडिट जो फंक्शन होता है वो एक्सटर्नल ऑडिट से डिफरेंट होता है, दैट्स डिफरेंट फ्रॉम इट। एंड इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये अगर इंडिपेंडेंट होगा तभी ये ऑब्जेक्टिवली काम कर पाएगा, अदरवाइज ये काम सही से नहीं कर पाएगा अगर ये किसी के दबाव में काम करेगा। एंड फर्दर रिलेटेड टू एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग ओवर देयर, जो प्राइमरी यहां पर रोल रहता है इंटरनल ऑडिट का, वो यहां पर रहता है कि इसने इंडिपेंडेंट इस चीज की एश्योरेंस देनी है कि जो हमारे पास इंटरनल कंट्रोल है वो बिल्कुल सही है, वो सही से काम कर रहे हैं, या अलग से अपनी एश्योरेंस देगा, अलग से ठप्पा लगा करके देगा। फर्दर रिलेटेड टू एक्टिविटी, अब यहां पर जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, एंड फर्दर इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। एंड फर्दर ये अपनी वैल्यू को खुद ऐड करता है, यानी कि बेनिफिट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। एंड फर्दर ये यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को और ज्यादा इंप्रूव करता है। एंड फर्दर ये कहता है कि इसमें इंप्रूवमेंट की फर्दर और जरूरत है तो उसके बारे में बताता है, एंड किन किन एरियाज में यहां पर कमी पेशियां थी उनके बारे में बताता है। एंड ये पर्टिकुलरली हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अपनी रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस है उनको अचीव करने के लिए। एंड फर्दर जो ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के, कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करना है, बट मैनेजिंग द रिस्क ओवर देयर, उनको अचीव करने के लिए यहां पर हेल्प करता है। एंड फर्दर काफी ज्यादा सिस्टमैटिक होता है इंटरनल ऑडिट रिलेटेड टू कि क्या सिस्टम फॉलो किया गया, क्या इंटरनल कंट्रोल्स एप्रोप्रिएट हमारे पास थे। तो यहां पर प्रोफेशनल स्टैट आपके पास स्टैंडर्ड्स रहते हैं, जिनके हिसाब से यहां पर आप पर्टिकुलर चीजों को फॉलो करते हो, ठीक है। तो आप बेस्ट जो प्रैक्टिस गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हो। फर्दर रिलेटेड टू इवेल्युएट एंड इंप्रूव, यानी कि आप एक जगह टिकते नहीं हो। कहने का मतलब है कि आपने इंटरनल ऑडिट देख रहे हो ना, अगर इंटरनल ऑडिट में बेसिकली आप यहां पर इंप्रूवमेंट का स्कोप रखते रखते हो कि हाँ हमने इवेल्युएट करना है एंड इंप्रूव करना है, मार्केट के स्टैंडर्ड्स को भी ध्यान में रखते हुए। एंड फर्दर इंटरनल क्या हम उन चीजों को फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहां पर जो भी ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए थे आप उनकी इफेक्टिवनेस को चेक कर सकते हो। एंड फर्दर जो भी कंट्रोल रिसोर्सेज है उनकी इफेक्टिवनेस को चेक कर सकते हो कि आप क्या, जो आपके पास रिसोर्सेज है, जो आपके पास इनहेरेंट रिस्क है, जो आपके पास कंट्रोल्स है, क्या उनके तहत आप अपने गोल्स को अचीव कर
कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, दैट्स अ मेन फंडा रिलेटेड। तो ये इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड छोटे-छोटे से कांसेप्ट हैं, आपको जस्ट पता होना चाहिए। तो स्टोरी मोड में मैंने आपको फटाफट से बता दिए, सो यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट दीस ऑल, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। तो क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू कि इफेक्टिव ऑडिट प्रोग्राम जो है वो आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा कि क्या आपके पास जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो सफिशिएंट है। आप इंडिपेंडेंट रिव्यू लेते हो, आप इवेल्युएट करते हो जो भी आपके पास रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क है उनको देखते हो। इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है कि जो आपके पास यहाँ पर एक एक्टिविटी में जो रिस्क है वो होगा ही होगा, आप उसको बिल्कुल भी हटा नहीं सकते हो। यानी कि इनहेरेंट रिस्क को टोटली हम खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कंट्रोल रिस्क होते हैं, यानी कि जो इंटरनल कंट्रोल रिस्क होते हैं रिलेटेड टू वो रिस्क जो अगर आप यहां पर जिनको कम कर सकते हो। एक प्रोजेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक लोन है, तो लोन के केस में डिफॉल्ट होना तो जायज ही जायज है, दैट्स पर्टिकुलरली इनहेरेंट इनटू इट, उसको मैं मिटिगेट नहीं कर सकता हूं। लेकिन यहां पर डिफरेंट कंट्रोल्स लगा करके मैं यहां पर कंट्रोल रिस्क को यहां पर खत्म कर सकता हूं, उसको यहां पर रिड्यूस कर सकता हूं, राइट। तो यहां पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है आरबीआई का, वो यहां पर यही रहता है कि हम यहां पर इंडिपेंडेंट रिव्यू कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं बैंक की डिफरेंट एक्टिविटीज को, इंटरनल कंट्रोल्स को, एमआईएस को, एंड फर्दर हम यहां पर उसके बेस पर एक्शंस ले सकते हैं। एंड मोर ओवर वी कैन हैव द एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि हमारे क्या टेस्टिंग रही है, क्या हमारी फाइंडिंग्स रही है, करेक्टिव एक्शंस क्या लिए जा सकते हैं। एंड फर्दर ये हमें इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने में भी हेल्प आउट करता है। यानी कि हम यहाँ पर जो बैंक की रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं उनको इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल्स को मैनेज कर सकते हैं। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कि स्ट्रक्चरिंग किस तरह से रहेगी रिस्क को ओवरऑल मैनेज करने के लिए, उसकी तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। एंड मोर ओवर ये आपको रीजनेबल, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना कि जो आरबीआई है वो आपको अलग से एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि जो मेरे पास यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल्स है उनकी एफिकेसी के बारे में एंड उनकी एक्यूरेसी के बारे में एंड उनकी पर्टिकुलरली एफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड होती है। एंड साथ के साथ ये वैलिडेट करता है जो भी हमारे पास रिव्यू मैनेजमेंट सिस्टम्स है ना, उनको वैलिडेट भी करता है, उनमें अगर कोई वीकनेसेस है उनके बारे में भी हम पता कर सकते हैं, राइट। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट ओवर देयर। फर्दर बात आती है बोर्ड एंड द मैनेजमेंट ओवरसाइट ओवर देयर। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सीनियर मैनेजमेंट है, वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहती है रिलेटेड टू कि उन्होंने रिस्क को मैनेज करना होता है, ठीक है। अब इंटरनल कंट्रोल जो होते हैं दोज आर द कंट्रोल्स व्हिच आर अवेलेबल, जिनके थ्रू आप रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करते हो, उनको यहां पर प्रिवेंटिव वे में या फिर रिडक्शन वे में रिड्यूस करने की कोशिश करते हो। तो इसके लिए पर्टिकुलरली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सीनियर मैनेजमेंट है, वो यहां पर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि उनके पास क्या इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल फंक्शंस हैं। तो इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम के लिए आपके पास इंटरनल ऑडिट भी प्रॉपर होना चाहिए। एंड फर्दर जो ऑडिट कमेटी होती है वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन की देखरेख करती है, इंटरनल ऑडिट के जो भी यहां पर आपके पास आउटपुट आई उसको इवेल्युएट करती है, एंड फर्दर उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करती है। एंड फर्दर जो भी करेक्टिव एक्शंस लेने होते हैं वो करेक्टिव एक्शंस भी यहां पर लेती है, राइट। फर्दर इज रिलेटेड टू ऑडिट पॉलिसी। ऑडिट पॉलिसी इज बेसिकली डॉक्यूमेंट, यानी कि एक आपके पास बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी रहेगी, बोर्ड अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट रहेगा, जिसमें पर्टिकुलरली जो आरबीआई है यानी कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट की सारी की सारी गाइडलाइंस है वो बताई जाएंगी। यानी कि क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, इंटरनल ऑडिट कब कब की जाएगी, एंड फॉर द मिनिमम किस टाइम के बाद की जाएगी, क्या गाइडलाइंस रहेंगी, क्या यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज रहेंगी, उन सभी के बारे में, रिपोर्टिंग सिस्टम क्या रहेगा, उन सभी के बारे में गाइडलाइंस यहाँ पर बताई जाएंगी ऑडिट पॉलिसी के केस में। पॉलिसी जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम पीरियड के बारे में बताएगी, जिसके बाद जो भी यहाँ पर पर्टिकुलरली कोई भी एक्टिविटी है वो अनऑडिटेड नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा जो पॉलिसी है वो ऑब्जेक्टिव्स एंड फर्दर पर्पस के बारे में बताएगी, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताएगी, एंड फॉर द एप्रोप्रिएट गाइडलाइंस क्या रहने वाली है ऑडिट कवरेज को लेकर के, कौन से टूल्स यूज किए जाएंगे, क्या इन्फॉर्मेशन इसमें कैप्चर की जाएगी उसके बारे में बताएगी। एंड फर्दर आप कंट्रोल पर्टिकुलरली रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो, रिस्क स्कोरिंग क्या रहेगी, ऑडिट की फ्रीक्वेंसी यानी कि ऑडिट साइकिल्स क्या रहेंगे, एंड फर्दर प्रॉपर यहाँ पर स्कोप के बारे में बताएगी कि इसके स्कोप में क्या क्या चीजें आती हैं। एंड आप साथ के साथ यहाँ पर जो भी मटेरियल है उनकी इन्वेंट्री को मैनेज करने की कोशिश करोगे। तो ये रहता है ऑडिट पॉलिसी के बारे में। फर्दर रिलेटेड टू फंक्शनल इंडिपेंडेंस ओवर हियर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप ऑडिट सही तरीके से करवाना चाहते हो तो आपको उसको इंडिपेंडेंसी देनी पड़ेगी। अगर आपके इंडिपेंडेंसी नहीं है तो वहां पर ऑडिट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अदरवाइज आप यहां पर सही तरीके से ऑडिटिंग कर ही नहीं पाओगे। तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए फ्रॉम द इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस ओवर द, ताकि इन दोनों के इंटरेस्ट के बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो। एंड इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए, दैट मस्ट बी रिपोर्टिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थ्रू द ऑडिट कमेटी ओनली, ठीक है। यानी कि ऑडिट कमेटी के थ्रू डायरेक्ट
बोर्ड के पास यहाँ पर इसकी रिपोर्ट जाएगी। जो सीआरओ है या फिर जो आपके पास चीफ रिस्क ऑफिसर है या चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है, वो यहाँ पर एक एंकर की तरह काम करते हैं किसके बीच में, ताकि इसकी इंडिपेंडेंसी बनी रहे, यानी कि ऑडिट यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है अलग रहेगा एंड फर्दर ऑडिट कमेटी के थ्रू यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेंगे, ऑडिट कमेटी के थ्रू यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास यहाँ पर ये रिपोर्ट कर देंगे। दैट वुड बी रिलेटेड, राइट। एंड इंटरनल ऑडिट हेड जो है दैट मस्ट बी रिपोर्टिंग टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी पर्टिकुलरली रिपोर्ट करेंगे एंड फर्दर ऑडिट कमेटी को भी रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। जो भी इंटरनल ऑडिट हेड होते हैं किसको रिपोर्ट करेंगे, वो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या फिर जो ऑडिट कमेटी है उसको रिपोर्ट करेंगे, राइट। Further it's related to foundations for audit role and practice over there. अब यहां पर मेन बेसिक चीजें क्या चाहिए होती हैं, पहली बात अनबायस्ड व्यू। आपके लिए ऑडिट डिपार्टमेंट के लिए आपके लिए हर एक एक्टिविटी सेम है, हर एक पर्सन सेम है एंड आपकी जो ओपिनियन है दैट मस्ट बी वैलिड, यानी कि वैलिड करने का मतलब है ऑडिटर्स जो भी यहां पर काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करेंगे एंड फर्दर यहां पर उनकी जो ओपिनियन होगी उसको सही माना जाएगा। दे आर बेसिकली नॉट स्पाइंग फॉर द मैनेजमेंट ओवर दे, वो मैनेजमेंट के यहां पर चहेते नहीं, उनके चमचे नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं ताकि ओवरऑल जो प्रोसेस चल रहे हैं उनको देख रेख कर पाए एंड फर्दर नो गोज एरियाज, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया की वो ऑडिटिंग नहीं करेंगे, जो भी उनको सेंसिटिव एरियाज लगते हैं उनकी ऑडिटिंग करेंगे एंड साथ के सीनियर मैनेजमेंट की भी ऑडिटिंग करेंगे एंड फर्दर जो चीज वो कह देंगे रिलेटेड, जो चीज लिख देंगे, ऐसा नहीं है बाद में रेपिटेट कर देंगे कि ये चीज हमने नहीं कही है, ठीक है। दैट इज अ फाउंडेशन फॉर द ऑडिट रोल एंड प्रैक्टिस ओवर देयर, यानी कि बेसिक सा फंडा है कि रिलेटेड अगर आपने किसी चीज को चलाना है तो उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए ना, वो ये बेसिकली छोटी छोटी सी गाइडलाइंस है, जस्ट आइडिया लेकर के चलिएगा, इनको एज सच आपको क्रैमिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। फर्दर बात आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑडिटेबल यूनिट्स ओवर देयर। अब पहला काम क्या आता है कि आपने यहां पर जो भी ऑडिट यूनिट्स हैं जिनकी आपने ऑडिट करनी है उनको आइडेंटिफाई करना होता है, यानी कि क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज जो है वो काफी ज्यादा स्कार्स है, काफी ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज है एंड आपने उनका बेस्ट एप्रोप्रिएट यूजेज करना है। तो डेफिनेटली जहां पर हायर रिस्क है वहां पर डेफिनेटली सबसे पहले ऑडिटिंग की जाएगी, तो असेसमेंट की जाती है रिस्क जो भी इनहेरेंट है किसी पर्टिकुलर यूनिट में एंड आप उसके बाद पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम्स उस यूनिट में आ सकती हैं उनको देखते हो एंड फर्दर उनकी रैंकिंग करते हो, रिस्क रिलेटेड डिफरेंट जो भी एरियाज होते हैं उनकी रैंकिंग करते हो एंड उसके हिसाब से ऑडिट प्लान बनाते हो कि इसकी रैंकिंग, इसकी जो ऑडिट है वो कब की जाएगी, नेक्स्ट वाली की ऑडिट कब की जाएगी, राइट। नाउ फर्दर इट्स रिलेटेड टू वन अप्रोच टू दिस, तीन यहां पर मेन ऑप्शंस है फॉर आइडेंटिफाइंग द ऑडिट यूनिट्स ओवर देयर, यानी कि आपके पास तीन ऑप्शंस रहती हैं कि आप यहां पर ऑडिट यूनिट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला, आप यहां पर फंक्शन के हिसाब से, यानी कि अकाउंटिंग डिफरेंट जो भी फंक्शन चल रहे हैं, अकाउंटिंग का हो गया, लोनिंग का हो गया, उसके हिसाब से ऑडिट कर सकते हो, या फिर ट्रांजेक्शन टाइप के हिसाब से कि फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन है, ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन है, उसके हिसाब से कर सकते हो, या फिर ज्योग्राफी के हिसाब से, यानी कि टेरिटरी के हिसाब से आप यहाँ पर ऑडिटिंग कर सकते हो कि इस एरिया की अभी हो जाएगी ऑडिटिंग, इसके बाद में होगी। तो ये डिफरेंट अप्रोचेज हैं, बेसिकली डिफरेंट अप्रोच में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं, बट ये कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, राइट। फर्दर स्टडी टू कंडक्ट रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट को आपको कंडक्ट करना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक एक्टिविटी मान लीजिए या एक फंक्शनल डिपार्टमेंट मैंने पिक कर लिया, अब इस फंक्शनल डिपार्टमेंट में जो जो भी रिस्क यहां पर है उनको सभी को पता लगाना है। अब इसमें इनहेरेंट रिस्क भी होगी, इनहेरेंट रिस्क को कभी भी आप यहां पर एक्टिविटी से अलग नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपने एक्टिविटी को करना है तो ये रिस्क तो रहेगा रहेगा। जैसे कि कोई पर्सन कार चलाए एंड वो कोई कि एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, आप रिड्यूस कर सकते हो लेकिन होगा ही होगा, ठीक है। एंड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनहेरेंट बिजनेस रिस्क इन वेरियस एक्टिविटीज, उसका पता लगाना एंड मोर ओवर आपके पास जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं, यानी कि इनकी रोकथाम के लिए जो कंट्रोल सिस्टम आपके पास हैं ताकि आप इस इनहेरेंट रिस्क को कम कर पाओ, उनको पर्टिकुलरली मॉनिटर करना, उनको इवेल्युएट करना, दैट इज अ कंट्रोल रिस्क ओवर देयर। अब इसमें अगर कंट्रोल रिस्क क्या होता है कि जो कंट्रोल सिस्टम थे इनकी इनएडिक्वेसी, inadequacy of the control system is what this is a control risk over there, यानी कि मेरे पास कंट्रोल सिस्टम था लेकिन वो कंट्रोल सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा था, उसकी वजह से जो रिस्क इंपोज होगा दैट इज अ कंट्रोल रिस्क ओवर देयर। इनहेरेंट रिस्क वो हो गया जो किसी एक्टिविटी में जुड़ा हुआ रिस्क है, उसको तो मैं कम कर ही नहीं सकता, लेकिन उसको यहां पर रिड्यूस कर सकता हूं यूजिंग दिस कंट्रोल सिस्टम्स ओवर देयर, उसको प्रिवेंट कर सकता हूं कंट्रोल सिस्टम के तहत। लेकिन कंट्रोल रिस्क वो रिस्क होता है जहां पर ये कंट्रोल सिस्टम सही से काम नहीं कर रहे हैं, राइट। एंड फर्दर अब इनके बेस पर हम एक मैट्रिक्स को ड्रॉ करेंगे एंड फर्दर डिफरेंट फैक्टर्स को देखते हुए, यानी कि जो इनहेरेंट रिस्क है उनको देखते हुए एंड कंट्रोल रिस्क को देखते हुए, राइट। अब यहां पर कंट्रोल रिस्क जो होता है दैट्स रिलेटेड टू द फेलियर ऑफ द कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर्स, जो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं एंड फर्दर जो इनहेरेंट रिस्क होता है वो इनएविटेबल है, लेकिन कंट्रोल रिस्क जो होता है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम को मेंटेन करते हुए, राइट। Now, let's have a look at the risk assessment methodology that must be include the parameters. तो रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी में क्या क्या पैरामीटर्स आपके पास होने चाहिए। अब रिस्क असेसमेंट के केस में आप जो भी प्रीवियस आपकी ऑडिट रिपोर्ट थी उनसे डाटा शामिल कर सकते हो
एंड फर्दर जो भी प्रपोज चेंजेस थे पहले के उनको देख सकते हो, सिग्निफिकेंट जो चेंजेस हुए हैं की पर्सनल या मैनेजमेंट में उनको गो थ्रू कर सकते हो, या फिर जो लेटेस्ट रेगुलेटरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट थी उसको गो थ्रू कर सकते हो, जो आपकी यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने को रिपोर्ट दी है उसको गो थ्रू कर सकते हैं। यानी कि ये पैरामीटर्स बन जाते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन सी चीजें शामिल कर सकते हैं रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी में, जो जो चीजें आपके पास हो चुकी हैं या इंडस्ट्री ट्रेंड के हिसाब से या मार्केट के हिसाब से है, किसी एक्सटर्नल ऑडिटर ने दी है या सुपरवाइजर ने दी है, या फिर टाइम लैप्स आपकी हो चुकी है, उन सभी चीजों को हम शामिल कर सकते हैं, या फिर बिजनेस की कंप्लेक्सिटी को देखते हुए इन चीजों को शामिल यहां पर हम कर सकते हैं। दैट्स द मेन फंडामेंटल टू रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी ओवर देयर, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू रिस्क मैट्रिक्स। अब रिस्क मैट्रिक्स में यहां पर देखिए कि मेरे पास यहां पर इस तरह से जो इनहेरेंट रिस्क है दैट इज राइजिंग, एंड इस तरह से जो यहां पर कंट्रोल रिस्क है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में यानी कि इस पॉइंट के ऊपर जब यहां पर ये वाला पॉइंट है, यहां पर मेरे पास जो कंट्रोल रिस्क है दैट इज लो बट द इनहेरेंट रिस्क इज हाई, तो इसको हम यहां पर किसमें पोज कर रहे हैं, इसको हम पोज कर रहे हैं बिटवीन द हाई रिस्क ओवर देख, क्योंकि आपके पास इनहेरेंट कंट्रोल रिस्क बहुत ज्यादा है एंड फॉर द कंट्रोल रिस्क आपके पास कम है कंपैरेटिवली, फिर भी वो हाई रिस्क में शामिल रहेगा। एंड फर्दर इसी तरह से अगर मैं सेकंड कंडीशन देखूं तो यहां पर पर्टिकुलरली जो इनहेरेंट रिस्क है वो काफी ज्यादा हाई है एंड कंट्रोल रिस्क मेरे पास क्या है, मीडियम है, तो उसके हम वेरी हाई रिस्क में क्वांटिफाई करेंगे। एंड जहां पर आपके पास इनहेरेंट कंट्रोल रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क दोनों हाई है, वहां पर आपका जो आपके पास पर्टिकुलर रिस्क है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली हाई रिस्क वहां पर शामिल होने वाला है। सो ये मैट्रिक्स है इस चीज से रिलेटेड, तो इसके रिलेटेड आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन में अगर इनहेरेंट रिस्क मान लीजिए लो है एंड फर्दर कंट्रोल रिस्क मेरे पास हाई है, तो भी उसे हाई रिस्क में शामिल किया जाएगा। दिस इज द रिस्क मैट्रिक्स ओवर देयर, राइट। सो यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट कि अगर कंट्रोल रिस्क एंड फर्दर इनहेरेंट रिस्क को हम देखते हैं तो उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है एंड ओवरऑल रिस्क कितना प्रोड्यूस होगा, वो मैट्रिक्स यहां पर हम इस तरह से इजीली बना सकते हैं। सिंपली आपको हाई मीडियम लो लिखना है, यहां पर लो मीडियम हाई लिखना है एंड फर्दर हाई मीडियम लो वेरी हाई हाई मीडियम, यानी कि एक स्टेप आगे जाना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर लिखा मैंने हाई मीडियम लो एंड फर्दर यहां पर लिखा लो मीडियम हाई, एंड यहां पर एक एक स्टेप आगे जाना है, यानी कि हाई मीडियम लो एंड फर्दर यहां पर लिखेंगे वेरी हाई एंड हाई एंड मीडियम ओवर देयर, एंड यहां पर एक्सट्रीमली हाई वेरी हाई हाई ओवर देयर, ठीक है। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बन जाएगी जिसको मैं इजीली यहां पर इवेल्युएट कर सकता हूं, ओके। देन इट्स रिलेटेड टू ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान बेसिकली बोर्ड की तरह अप्रूव्ड प्लान होता है एंड इसमें स्केड्यूल होता है कि क्या स्केड्यूल रहेगा इंटरनल ऑडिट का, आपके पास जो ऑडिट फंक्शन है उसका क्या स्केड्यूल रहेगा एंड फर्दर क्या लॉजिक रहेगा एंड किस हिसाब से ऑडिट प्लान को बनाया गया है। अब इसमें कौन कौन से एरियाज एक्टिविटी शामिल की जाएंगे, वो पर्टिकुलर रहता है कि कितना रिस्क वहां पर इंपोज है, यानी कि वहां पर हाई रिस्क इंपोज है, वेरी हाई रिस्क इंपोज है, एक्सट्रीमली हाई रिस्क इंपोज है। अब उसके हिसाब से आप यहाँ पर पर्टिकुलरली जो ऑडिटिंग करेंगे, ऑडिट प्लान जो उनका रहेगा, जैसे मान लीजिए किसी एक्टिविटी में एक्सट्रीमली हाई रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उसके केस में यहां पर एक्सट्रीमली अगर हाई रिस्क यहां पर इन्वॉल्व है, तो उसके केस में यहां पर इसके जो ऑडिट इंटरवल रहेंगे वो काफी कम रहेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी ना ऑडिटिंग की, ठीक है, ये यहां पर सिनेरियो रहता है, राइट। फर्दर स्टेटी टू रिस्क ऑडिट मैट्रिक्स, रिस्क ऑडिट मैट्रिक्स ओवर देयर, तो ये मेरे पास रिस्क मैट्रिक्स थी एंड अब नाउ वी आर हैविंग द रिस्क ऑडिट मैट्रिक्स ओवर देयर। अब रिस्क ऑडिट मैट्रिक्स का मतलब रहता है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क ज्यादा है तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्क जो होगी वो हायर रहेगी, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास यहां पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क है ज्यादा है, ओके हायर है, एंड फर्दर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्क जो है यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि अक्रेंस अक्रेंस जो है रिस्क की वो यहां पर कम है, तो डेफिनेटली यहां पर आपके पास क्या रहेगा, जो फ्रीक्वेंसी रहेगी यहाँ पर क्या रहेगी, डेट विल बी रिलेटेड टू हायर साइड पर रहेगी, ठीक है। एंड इसी तरह से अगर मेरे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क है वो यहां पर कम है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क कम है, लेकिन यहां पर जो आपके पास अक्रेंस है रिस्क की फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा है, तो वो यहां पर इस तरह से रहेगी। अब इसके हिसाब से आप ऑडिट प्लान तय करते हो कि आपको ऑडिट कब कब करनी है इन एरियाज के रिलेटेड, राइट। जस्ट रेफरेंस के बेस के लिए आपको आइडिया चाहिए कि क्या क्या चीजें यहाँ पर है। सो रिस्क ऑडिट मैट्रिक्स के इसमें दो पहलू रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क, सेकंड वन इट्स रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्क। तो यहां से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आप पर आपके बन सकते हैं, राइट। नाउ इट्स रिलेटेड टू रिस्क प्रोफाइल ओवर देयर, आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द रिस्क प्रोफाइल, यानी कि जब भी रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट की जाएगी तो रिस्क प्रोफाइल तय की जाएगी, यानी कि जो कंपोजिट इंस्पेक्शन नोट है उसके एक रेटिंग की जाएगी यहां पर, एंड फर्दर वहां पर रेटिंग किस हिसाब से की जाएगी कि एक्सट्रीमली हाई वेरी हाई हाई रिस्क प्रोफाइल है या फिर लो रिस्क प्रोफाइल है मीडियम रिस्क प्रोफाइल है, उनके हिसाब से यहां पर रेटिंग जो है वो यहां पर की जाएगी पैरामीटर्स के बेस पर, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को गो थ्रू किया जाएगा, देखा जाएगा कि कंट्रोल सिस्टम्स कैसे हैं, क्या एडिक्वेसी है, एफिकेसी है, इफेक्टिवनेस है कि नहीं है, वो सब चीजें यहां पर देखी जाएंगी एंड फर्दर उसके हिसाब से यहां पर जो पर्टिकुलर रिस्क प्रोफाइल है वो यहां पर तय की जाएगी, राइट। दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड एंड फर्दर
जो भी यहाँ पर पर्टिकुलरली आपके पास रिपोर्टिंग होती है, दैट मस्ट बी सेंट अलोंग विद द ऑडिट रिपोर्ट। तो यहाँ पर इन ब्रांचेस में जहां पर काफी ज्यादा एक्सट्रीमली हाई, वेरी हाई या हाई रिस्क प्रोफाइल है, उनको यहाँ पर जो ऑडिट रिपोर्ट है वो इमीडिएटली भेज दी जाएगी इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट के द्वारा, राइट। फर्दर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन बेसिकली एक चैनल रहता है, यानी कि जो रिस्क बेस्ड आपके पास इंटरनल ऑडिट स्टाफ है एंड जो मैनेजमेंट है, वहां पर पर्टिकुलर रिपोर्टिंग चलनी चाहिए, यानी कि जो भी सेंसिटिव फाइंडिंग्स है, नेगेटिव फाइंडिंग्स है, उनसे रिलेटेड साथ के साथ डायरेक्ट चैनल यहां पर होना चाहिए, जहां पर रिपोर्टिंग डायरेक्टली यहां पर की जा सके, ताकि जो इंटरवेंशन है वो टाइमली की जा सके, राइट। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, सीनियर मैनेजमेंट ने टाइमली इंटरवेंशन लेनी है तो वहां पर टाइमली इंटरवीन कर पाए। तो सिग्निफिकेंट जो भी इश्यूज होते हैं जिनका एक थ्रेट होता है बैंक के बिजनेस के ऊपर, उनको प्रॉम्प्टली यहां पर नोटिस में लेकर आ जाना चाहिए, इन द टू द नोटिस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओवर द ऑडिट कमेटी के दशा में आना चाहिए, एंड फॉर द टॉप मैनेजमेंट के दशा में वो चीजें शामिल होनी चाहिए। अगर कोई वेरिएशंस हैं रिस्क प्रोफाइल के अंदर, ठीक है, मान लीजिए कि जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने यहां पर रिवील करी है, मान लीजिए रिस्क काफी एकदम से इंक्रीज हो गया, पहले रिस्क जो था वो यहां पर लो कैटेगरी था, अब वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ब्रांच की प्रोफाइलिंग शामिल हो गई है, तो वहां पर रीजनेबलनेस चेक करनी पड़ेगी कि क्या रीजन से ऐसे, एंड उसके हिसाब से रिपोर्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि यहां पर अप्रोप्रिएट एक्शंस लिए जा सके। ओके, so that was related to the RBIA, that is a risk based internal audit over there. I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, एंड डू रेट द वीडियो आउट ऑफ 10 ओवर देयर, एंड फटाफट से आप हमारी वेबसाइट जो है उसको विजिट कर सकते हैं सो एज टू डाउनलोड द PDF files from here. So that would be all related to this. Thank you so much and see you again in the next video tomorrow.